हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। मेरा नाम रंजीत। तो आज हम जानेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 धातु एवं धातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट में हमने जान लिया था धातु के बारे में, धातु के बारे में, धातु क्या होती हैं और खनिज किसे कहते हैं, अयस्क क्या होता है, इनके बारे में जान लिया। और भी कुछ तथ्य थे उनके बारे में, गुण वगैरह थे उनके बारे में हमने जान लिया था। और जैसा कि आपको पता हुआ कोरोना काल में 30% सिलेबस हटा दिया गया है, जिसमें से इस चैप्टर में से हटाया गया है धातु के रासायनिक गुण धर्म और आयनिक गुण धर्म वगैरह, इसमें से हटा दिए हैं जो हम इस चैप्टर में नहीं कराएंगे। और भी जो सिलेबस है बाकी वो हम यहाँ पर कराएंगे। तो जैसे हम जानेंगे थर्मेट अपक्रिया, संचारण, निस्तापन के बारे में। और इसमें हम जानेंगे जैसे जो धातु होती है तनों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती है, वो कौन कौन सी धातु होती है उनके बारे में जानेंगे, और जो नहीं करती हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि प्रश्न लिखा है, ऐसी दो धातु जो तन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ऐसी दो धातु के नाम बताइए जो तन अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो तन अम्ल में क्या होता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो H2SO4 होता है, और HCl होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो ये क्या करती है, धातु में जो बतानी है, जो यानी धातु बतानी है तन अम्ल से क्रिया करने के बाद क्या करेगी, हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। तो ऐसी धातु कौन सी है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऐसी धातु है जो क्या करती है, तन अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। जो कैसे करती है, तो जैसे देख सकते हैं हम MgHCl से क्रिया करा दें तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी, क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी तो क्या करना पड़ेगा, हमें H2 करना पड़ेगा। तो H2 करने के लिए हमें यहाँ पर परमाणु कितने, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हमें यहाँ पर कितने करने होंगे, परमाणु 2 करने होंगे। यहाँ पर परमाणु में 2 करने के कारण यहाँ पर क्लोरीन के परमाणु कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर Mg का किससे क्रिया करा देंगे, Cl से यानी क्लोरीन से। तो क्या हो जाएगा, Mg यहाँ पर Cl2 हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के परमाणु कितने 2 है। तो क्या हो जाएगा, MgCl2 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी। और इससे छोड़कर अगर इस प्रकार होता जैसे Mg प्लस H2SO4 इस प्रकार होता तो हम क्या करते थे, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता और हाइड्रोजन गैस निकल जाती। तो क्या कर देता, हाइड्रोजन गैस विस्थापित जिससे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हुई। अब इसमें क्या है, ऐसी दो धातु जो तन से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, तो वह कौन सी धातु है, तो वह धातु है आपकी धातु है कॉपर और सिल्वर यानी चांदी। यानी ये ऐसी धातु हैं जो क्या करती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। अब हम जानते हैं आगे, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, कारण क्या है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, कारण क्या है, ये हमें बताना है। जहाँ पर इस्पात क्या होता है, इस्पात यानी जो लोहे का जो मिश्रण होता है जिसे मिश्राधातु कहते हैं। तो लोहे का जो मिश्रण है वो क्या है, इस्पात है। यहाँ पर जिसे फेरिक बोलते हैं, आयरन होता है जो। और जैसे आंसर हम जानते हैं, आयरन की तुलना में कॉपर ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है। आयरन की तुलना में कॉपर क्या होता है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। जहाँ पर कॉपर गर्म जल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, लेकिन जो आयरन है वो गर्म जल के साथ अपक्रिया कर लेता है। तो जब अपक्रिया कर लेता है वो किस प्रकार करता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, आयरन गर्म जल के साथ क्या कर लेता है, अपक्रिया कर लेता है। तो आयरन क्या होता है, Fe होता है। आयरन क्या होता है, Fe होता है। वो क्या कर लेता है, गर्म जल के साथ अपक्रिया। जैसे H2O इसके साथ क्या कर लेगा, अपक्रिया कर लेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो जैसे Fe है, Fe इससे क्रिया कर लेगा, O से करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, FeO प्लस क्या है इधर H2। यहाँ पर क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब लेकिन जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा वो यहाँ पर हमें चाहिए कि Fe3O4 होगा, क्योंकि Fe3O4 क्यों ही होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है,
आयरन जो है किससे क्रिया कर रहा है, गर्म जल के अणुओं से क्रिया करेगा। तो गर्म जल के अणु यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ से 4 होने हैं, कितने होंगे 4, और यहाँ पर क्या होगा 3 होंगे। तभी गर्म जल के साथ क्रिया करेगा, तो इतने उसमें परमाणु चाहिए। तो जैसे इसमें कितना है, जैसे Fe3 है, Fe कितना है 3 है, तो यहाँ पर भी हमें कितनी चाहिए, Fe3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी Fe कितनी है 3 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यानी 2 हो जाएगा, कितने होते हैं 8। तो यहाँ पर भी हमें कितना करना होगा, 4 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के परमाणु 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे 3Fe इससे क्रिया कर रहा है जल के 4 जो अणु है, हाइड्रोजन के कितने अणु है, 8 अणु है, जिससे क्रिया कर रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो इस प्रकार क्या है, आयरन गर्म जल से अभिक्रिया कर लेता है। अब हम जानते हैं थर्मेट अभिक्रिया क्या होती है। थर्मेट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करने पर क्या करता है, या उपयोग करने पर रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों को जोड़ने में के लिए जो उपयोग होता है उसे हम कहते हैं थर्मेट अभिक्रिया। यानी जो आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड की क्रिया जब किससे कराई जा रही है, एल्यूमिनियम धातु से क्रिया कराई जाएगी। तो एल्यूमिनियम धातु की क्रिया कराने पर जो मिश्रण बनेगा उसको क्या, उसको मशीनी और रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए उपयोग करना ही होगा। उपयोग करना ही क्या कहलाता है, थर्मेट अभिक्रिया। तो हम जैसे हम जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे इसमें दिया है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 आयरन ऑक्साइड दे रहा है, किससे क्रिया कर रहा है, एल्यूमिनियम से क्रिया कर रहा है, किससे कर रहा है, एल्यूमिनियम से क्रिया कर रहा है। तो क्या बनाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे हमने रिएक्शन इतना कहाँ से बनाया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Fe2O3 दे रहा है, के साथ एल्यूमिनियम क्रिया हो रही है। एल्यूमिनियम क्रिया किससे कर रही है, इससे। तो क्या बनेगा वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर क्या करते हैं, एल्यूमिनियम Al, और यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने रहा, 3 रहा है, O3 प्लस Fe कितने यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हमें 2Fe। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम यहाँ पर जो है, हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड चाहिए, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड करने के लिए हमें बनाना क्या होगा, हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम के 2 परमाणु चाहिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए हमें यहाँ पर कितने परमाणु चाहिए, एल्यूमिनियम के 2 परमाणु चाहिए। तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो फेरिक ऑक्साइड किससे क्रिया कर रहा है, एल्यूमिनियम से क्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन जो बना रहा है, प्लस क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा। क्यों ऊष्मा उत्पन्न होगी, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, आयरन जो है किससे क्रिया कर रहा है, एल्यूमिनियम से क्रिया कर रहा है, जो आयरन ऑक्साइड है। तो क्या प्राप्त हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Fe। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनेगा उसका प्रयोग कहाँ होगा, रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, उत्पाद प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, उत्पाद। किससे बना, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के द्वारा। तो ये कहलाती है थर्मेट अभिक्रिया। अब हम जानते हैं संचार क्या है। संचार किसे कहते हैं, लंबे समय तक धातु को वायु या आर्द्र की उपस्थिति में रखने पर संचारित होना ही कहलाता है संचारण। अब जैसे यहाँ पे दिया है आर्द्र, आर्द्र क्या होता है, आर्द्र होती है नमी। तो यानी जब किसी हम धातु को जैसे वायु या नमी के संपर्क में जैसे बाहर डाल देते हैं तो क्या होता है, वो संचारित हो जाती है, यानी उसमें जंग लग जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। जब हम किसी धातु को वायु तथा नमी के संपर्क में डाल देते हैं तो वो धातु क्या हो जाती है, संचारित हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है। और हमने ये भी बताया था जंग लग जाता है तो जंग को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमने जैसे बताया था ग्रीस लगाकर और पेंट करके हम धातु को बचा सकते हैं जंग लगने से। क्या करेंगे, ग्रीस लगाकर और पेंट करके हम धातु को जंग लगने से बचा सकते हैं। और संचार कैसे होती है, संचार हमने जाना था जैसे वायु और आर्द्र के संपर्क में आने से क्या होती है, धातु संचारित यानी जंग लग जाती है, उसी संचार कहते हैं। अब हम जानते हैं भर्जन क्या होता है। भर्जन किसे कहते हैं, तो जब सल्फर अयस्क की वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइडों में बदलना भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, जब सल्फर अयस्क को किससे करते हैं, वायु की उपस्थिति में
अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलना ही क्या कहलाता है? भरजल कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझें, जैसे हमने जिंक धातु ले ली, जिंक धातु की क्रिया सल्फाइड की मिक्स होने से कराते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड की क्रिया किससे कराते हैं? ऑक्सीजन के संपर्क में कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक किससे क्रिया कर जाएगा? ऑक्सीजन से कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ZNO बनेगा। और सल्फाइड की क्रिया किससे करेगा? ऑक्सीजन से करेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो ऑक्सीजन के परमाणु कितना है? 1 है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना बचा है? 1 बचा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? SO। अब यहाँ पर SO कोई धातु है या कोई गैस है? कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर SO2 भी बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? जैसे हम यहाँ पर 2 का गुणा करते हैं तो क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे SO2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? SO2 कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परमाणु कितने हैं? 2 परमाणु है। तो हमें यहाँ पर कितने होंगे? 2 करेंगे। तो 2 करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है? 2 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के परमाणु ये हो गए और 2 परमाणु ये हो गए। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए? आपके 2 हो गए। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जिंक जो है कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। तो हमें यहाँ पर कितने करने होंगे? जिंक के परमाणु भी 2 करने होंगे। अब जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर Z2S जैसे सल्फर है, जो सल्फर के परमाणु कितने हो गए? 2 गए। यहाँ पर हमें कितने चाहिए? अब 2 चाहिए। अब जैसे रिएक्शन को देखते हैं हम, ऑक्सीजन परमाणु कितने? यहाँ पर 4 है। यहाँ पर कितने हो गए? 2 दूनी 4 और 2 परमाणु ये रहे। तो ऑक्सीजन परमाणु कितने हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? यानी यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु 6 हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन परमाणु कितने चाहिए? फिर 6 चाहिए। कितने चाहिए? 6 चाहिए ऑक्सीजन के परमाणु। तो ऑक्सीजन के परमाणु 6 करने के लिए हमें अब देख ले, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु कितने हो गए? 2 और 2 4 6 हो गए। और यहाँ पर जिंक जो है कितनी हो गई? जिंक के परमाणु 2 है और जिंक के परमाणु 2 है और सल्फर के परमाणु 2 है। इस प्रकार रिएक्शन भी संतुलित है। आप जान सकते हैं, यानी जब सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में, जब सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? ऑक्साइड बन रहा है, यानी ऑक्साइड में बदल रहा है। तो वही कहलाता है भरजल। अब हम जानते हैं आगे, हम अगला प्रश्न जानते हैं। जैसे प्रत्युष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। प्रत्युष ने क्या किया? स्पैचुला में लेकर सल्फर चूर्ण को क्या किया? गर्म। स्पैचुला मतलब होता है चम्मच। चित्र के अनुसार एक प्रणाली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, उसमें क्या है? एक प्रणाली है, प्रणाली को उल्टा किया है, यानी उल्टा कर दिया है। उसने उत्सर्जित गैस, जो उसमें गैस उत्सर्जित की जा रही है, सल्फर गैस उत्सर्जित की जा रही है, उसे क्या कर लिया? उसने एकत्र कर लिया। तो गैस की क्रिया क्या होगी? तो जो गैस है उसकी क्रिया क्या होगी उसके बारे में बताना है। तो जैसे नंबर 1 में दे रहा है सूखे लिटमस पत्र पर गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर गैस की क्रिया क्या होगी? और आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और ऊपर की अवक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अवक्रियाएं बतानी है हमें। तो जैसे हम यहाँ देखें सूखे लिटमस पत्र पर अवक्रिया क्या होगी? सूखा लिटमस पत्र है, तो सूखा लिटमस पत्र पर जब अवक्रिया करेंगे तो क्या होगा? सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे हम प्रभाव पड़ेगा ही क्यों नहीं, तो जब इसका कार्य जानते हैं तो इसमें जरा सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जैसे ये सल्फर जो है वो क्या है? एक गैस बनी हुई है। जैसे इसमें दे रहा है उत्सर्जित गैस को एकत्र किया, जो गैस उत्सर्जित हुई थी गर्म करने के बाद स्पैचुला में सल्फर चूर्ण को, तो जो गैस उत्सर्जित हुई थी उसका प्रभाव सूखे लिटमस पत्र पर क्या पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिटमस पत्र कैसा है? सूखा है। इससे कारण इस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर आर्द्र होता तो उसका कलर चेंज हो जाता, और यानी सूखा लिटमस पत्र तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे नंबर 2 में दे रहा है आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्द्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आर्द्र लिटमस पत्र है वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। आर्द्र जो लिटमस पत्र है वो कैसा हो जाएगा? लाल। आर्द्र लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। आर्द्र लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्द्र जो है वो क्या है? एक नमी है। नमी के संपर्क में जब गैस आएगी, तो यानी नमी का मतलब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी गैस,
तो लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब जैसे नमी के संपर्क में गैस आई कौन सी, सल्फर जो गैस आ गई, तो सल्फर जो गैस नमी के संपर्क में आ गई यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई तो कैसा होगा, लाल होगा। अब जिसमें आगे पॉइंट में क्या है, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया बताइए। तो ऊपर क्या दिया है, उसने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया, तो किसमें किया, इसको सल्फर चूर्ण को, सल्फर चूर्ण को किसने गर्म किया, चित्र के अनुसार एक प्रणाली को उल्टा करके उसने उस सारी गैस को एकत्र कर लिया। तो किसकी उपस्थिति में गर्म किया था, सल्फर चूर्ण को, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया था। किसकी उपस्थिति में गर्म किया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त हुआ, जब सल्फर जो है किससे क्रिया कर जाएगी, ऑक्सीजन से क्रिया कर जाएगी, तो क्या हो जाएगा, SO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, SO2, जो कैसा होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। कैसा होता है, अम्लीय ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। जैसे अब इसको आप जान सकते हैं, जैसे लाल हो जाएगा, क्या हो रहा है, लिटमस पत्र कैसा हो रहा है, लाल। क्यों लाल हो रहा है, क्योंकि सल्फर जो है वो किसी संपर्क में आ रहा है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है। तो किस क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बना रहा है, जो कैसा ऑक्साइड है, अम्लीय है, जो कैसा हो जाता है, लाल। जो लिटमस पत्र है वो आर्द्र में, जो आर्द्र लिटमस पत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो लिटमस पत्र कैसा हो रहा है, लाल हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, जो होती है अम्लीय ऑक्साइड। अब जानते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या है, जैसे एक व्यक्ति घर में सुनार बनकर जाता है, एक व्यक्ति घर में सुनार बनकर जाता है, उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने के लिए ढोंग रचाया। उसने जो घर में पहुंचा था वहां के व्यक्तियों को बोला मलिन सोने के आभूषण, मलिन जान जो पुराने होते हैं, पुराने आभूषण जो हैं पहले जैसी चमक पैदा करने के लिए उसने ढोंग रचा। उसने कहा सुनार ने कि मैं इनको पहले जैसा यानी चमकदार कर दूंगा। कोई संदेह किए बिना एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, यानी कोई संदेह वो सोचती नहीं है। क्यों नहीं सोचती, क्योंकि उसने सोचा कि मतलब चमक उत्पन्न हो रही है तो यानी पहले जैसा बनना है मेरा आभूषण, तो उसने बिना संदेह किए उसे सुनार को दे दिया, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। जिसे वह क्या करता है, सुनार विशेष विलयन में डाल देता है। अब विशेष विलयन कौन सा है वो हम जानेंगे आगे। तो विशेष विलयन में डाल देता है, कंगन नई की तरह चमकने लगते हैं। जो विलयन में डालता है, तो विलयन में डालने के बाद क्या होता है, कंगन जो है वो क्या करते हैं, फिर दोबारा चमकने लगते हैं, फिर से चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। उनका वजन क्या होता है, अत्यंत कम। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। वह महिला दुखी होकर उसे तर्क वितर्क करने लगती है। तर्क वितर्क करने के पश्चात उसको क्या करता है, झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप बता सकते हैं उस विलयन के बारे में, यानी एक जासूस की तरह आप क्या उस विलयन के बारे में बता सकते हैं। इस पॉइंट है जो सोचने की बात है, इसको याद करना होगा। तो जो विलयन है वो कौन सा है, वो होता है अम्लराज। एक अम्लराज ऐसा विलयन है जो क्या करता है, आभूषणों को तो चमका देता है, परंतु जो आभूषण होते हैं उनका वजन कम कर देता है, क्योंकि जो धातु होती है उसके विलयन में क्या होती है, घुल जाती है। तो कौन क्या होता है, अम्लराज होता है। क्या होता है, अम्लराज। क्या होता है, अम्लराज होता है। इसका विलयन होता है, अम्लराज का विलयन होता है जिसमें क्या होती है, धातु घुल जाती है, लेकिन जिसका यानी अम्लराज होता है जिसका वजन तो कम हो जाता है लेकिन वो चमकदार हो जाती है। जो अम्लराज होता है वो कैसा होता है, जैसे हम जान सकते हैं उसमें 3 व 1 के अनुपात में 1 के अनुपात में 1 के अनुपात में HCl व HNO3 होता है। क्या होता है, 3 व 1 के अनुपात में क्या होता है, HCl व HNO3 होता है। जैसे HCl जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के बाद जो बनता है वो क्या होता है, अम्लराज। तो जो सोना है,
सोना जो चमकने लगा था उसका वजन कम हुआ था। तो क्यों हुआ था? क्योंकि जो सोना था, सोना अम्लराज में क्या हो जाता है? अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज में क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो कारण पता आपको चल गया होगा। जैसे सुनार जो था, सुनार ने क्या किया था? पुराने जो आभूषण थे चमकाने का, उसने महिला के घर जाकर उसने कहा चमकाने के लिए, तो उसने बिना संदेह किए वो सुनार को उसने दे दिया। उसने सुनार ने विलयन में डाला, वो विलयन था अम्लराज। अब विलयन में डालने के बाद आभूषण तो चमकने लगे, परंतु उनका वजन कम हो गया। अब वजन किसके कारण कम हो गया? तो वजन कम हुआ अम्लराज में, वो सोना जो था, तो धातु जो थी सोने की वो क्या हो गई? घुल गई, इसलिए उसका वजन कैसा हो गया? कम हो गया। अम्लराज में जो धातु थी वो क्या हो गई? घुल गई, इसलिए वजन क्या हो गया? कम। लेकिन वो चमकने लगा था। तो जो महिला थी उसको संदेह हुआ, तो वह तर्क वितर्क करने लगी। तो जो सुनार था उसको झुकना पड़ा। तो जो विलयन है वो आप बता सकते हैं कौन सा है? तो आप कह सकते हैं अम्लराज है। जो अनुपात किसके होते हैं? 3:1 के अनुपात में पाया जाता है। 3:1 के अनुपात में होता है, वो कहलाता है अम्लराज, जिसमें 3 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 के अनुपात में नाइट्रिक अम्ल होता है। अब जैसे निस्तापन एक प्रश्न था, निस्तापन जैसे हमने भारत में जाना था, निस्तापन क्या है? तो निस्तापन क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु के संपर्क में अधिक गर्म करने पर जो ऑक्साइड बनता है वह कहलाता है निस्तापन। तो जैसे अब रिएक्शन के तौर पे जानते हैं, कार्बोनेट जो अयस्क है, कार्बोनेट ZnCO3, तो क्या कर रहा है? इसको सीमित वायु के संपर्क में अधिक गर्म करते हैं। सीमित वायु के संपर्क में अधिक गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ऑक्साइड बनता है। तो जैसे इसमें क्या बनता है? ऑक्साइड बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? ZnO बन जाएगा प्लस, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट में क्या निकल जाएगा? CO2 निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो जो जिंक कार्बोनेट है वो क्या बना रहा है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कहलाती है निस्तापन। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमने करा दिया है, आप उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर से जो पहला पार्ट था उसको भी हमने डाल दिया है, वो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के द्वारा देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।